क्या आपने सुना है कि किसी दो पर्सन की शादी हुई हो और दोनों बहुत खुश हों, उनके बीच में लाइफ टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द मैरिज कोई डिस्प्यूट ही ना हुआ हो? ऐसा सुनने में बिल्कुल उटपटांग लगेगा। आप सोच ही नहीं सकते कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, और स्पेशली मैरिजेस में, हाउसेस में, जहाँ पर हमारे जैसे हिंदुस्तान के माहौल में जहाँ पर जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हो, जहाँ पर एक ही घर में काफ़ी लोग रहते हों और झगड़े ना हों। आइए आज हम लोग कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर मैरिजेस के कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं और उन डिस्प्यूट्स के बारे में लॉ क्या कहता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जाहिद अख्तर फ्रॉम ड्रीम लॉ क्लासेस। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हम अपने लेसनों को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। आइए हम लोग एक इसी टाइप का डिस्प्यूट जो बिटवीन द जो मैरिड पर्सन होते हैं उनके बीच का एक डिस्प्यूट होता है, दैट इज़ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। मैरिज में जो लोग रहते हैं, शादीशुदा जो लोग रहते हैं, उनके बीच में आमतौर से कई तरीके के डिस्प्यूट होते हैं। एक डिस्प्यूट ये भी होता है कि आदमी अपनी बीवी को या औरत अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी दूसरे के साथ रहने लग जाती है, या किसी दूसरे के साथ नहीं भी रहती है तो एक सेपरेशन बना लेते हैं। तो ये एक अच्छे ख़ानदान के लिए, ये एक अच्छी फैमिली की पहचान नहीं है। अच्छी फैमिली का मतलब तो ये होता है कि जब शादी होती है तो दोनों स्पाउसेस ऑफ द मैरिजेस के ऊपर एक ड्यूटी होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है और दोनों के कुछ राइट्स होते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड प्राइमरी जो पर्पज़ है शादी का वो है कि दोनों स्पाउसेस साथ में रहें, एक ख़ानदान उनसे बनता है, एक फैमिली उनसे बनती है, और वो फैमिली जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बोथ स्पाउसेस वो हमेशा के लिए बनी रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो कुछ न कुछ ऐसे मसले हो जाते हैं जिनकी वजह से इस तरह की परेशानियां आती हैं। आइए, अगर इस तरह का कोई परेशानी आ भी जाती है तो लॉ उसमें हमारी कैसे हेल्प करता है, और जो एग्रीव्ड पर्सन होगा उसकी कैसे, जो विक्टिम होगा उसकी कैसे मदद करेगा लॉ। आइए इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लिविंग अ पर्सन विद अनदर पर्सन, एन एग्रीव्ड पर्सन में फाइल ए सूट टू द कोर्ट, टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, टू फैमिली कोर्ट, टू कोहिबिट एंड टू लिव टुगेदर बोथ स्पाउसेस। एक पर्सन है, मियाँ बीवी में से किसी एक ने साथ में रहना छोड़ दिया तो दूसरा पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट के पास जाए और गुहार लगाए, अपील करे, सूट फाइल करे और कहे कि भाई मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, ये हम दोनों मियाँ बीवी हैं और हम दोनों को जैसे हमारे ऑब्लिगेशन से जो ड्यूटीज़ हैं उसके हिसाब से हमें रहना चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। लिविंग ऑफ ए गिल्टी पार्टी, जो छोड़कर भाग रहा है, और डिजर्टर जो पर्सन है, जिसको छोड़ा गया, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो कोर्ट के पास जा रही है और कह रहे हैं कि उसका साथ में रहना विद द एग्रीव्ड पार्टी के, उसके साथ रहना। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। आइए हम लोग इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से पैदा हुआ। इसका ओरिजिन होता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में बहुत सारे मसले ऐसे हुए। वहाँ पर जो उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त वो एक मियाँ बीवी को या शादी का जो कॉन्सेप्ट था उनके यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे समझा जाता था, एंड वाइफ कंसिडर्ड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, और वो उसी टाइप का उसके साथ बिहेव करता था। लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड के अंदर सिविलाइजेशन का दौर आया और वहाँ पर एक जागरूकता, अवेयरनेस लोगों में पैदा हुई, तो वहाँ पर औरतों के अंदर भी और दूसरे समाज के दूसरे लोगों के अंदर भी, सब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हुई, सबको अपने राइट्स के बारे में पता चला। तब जाकर यहाँ पर ये इंग्लैंड के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट आए कि भाई हमारा भी हक है, हमारा भी राइट है, और तब जाके इस तरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पर पैदा हुआ। इंडिया के अंदर ये एक केस जिसको हम कहते हैं मुंशी बज़लुर रहीम वर्सेस शम्सुन निसा का केस है। इस केस के द्वारा ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जन्म हुआ।
तो ये ब्रीफली इस रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स की एक हिस्ट्री थी। आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे पास इंडियन सिस्टम में जो पर्सनल लॉज हर कास्ट के लोगों के लिए मौजूद हैं, उनमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले जिस एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, द हिंदू मैरिज एक्ट, उसका सेक्शन 9 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें यही चीज़ कही गई, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात की गई है। एक चीज़। दूसरे, मुस्लिम मैरिजेस के लिए जब मुस्लिम पर्सनस में इस तरह का डिस्प्यूट होते हैं तो जो जनरल लॉज हैं उनमें इस तरह की रेमेडी उनको मिलती है। तीसरी बात, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 है, उसमें भी ये चीज़ पाई जाती है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। उसके अलावा इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 जो क्रिश्चियंस के लिए सेक्शन 32 एंड 33 के अंदर इस तरह के कंजुगल राइट्स के प्रोविजंस पाए जाते हैं। उसके बाद सेक्शन 22 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर जो जनरल जो होल ऑफ द कम्युनिटीज़ पर स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होता है, अगर कोई उस एक्ट के अंदर जाकर अपने शादी को रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो सारे लोगों के लिए, उसके अंदर सेक्शन 22 के अंदर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है और वहाँ पर इसका बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं। तो ये इंडिया के अंदर जो इस तरह के लॉज हमारे पास, पर्सनल लॉज या रिलीजियस जो लॉज पाए जाते हैं, उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। थर्ड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, जिसकी वजह से एक एग्रीव्ड पार्टी अपने आप को विक्टिम महसूस करता है, अपने आप को एग्रीव्ड महसूस करता है, अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और जिसकी बिना पर वो कोर्ट के पास जाता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वो एक्चुअल में क्राइटेरिया है कैसा, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ ये पर्सन एग्रीव्ड पर्सन है, इसको ये विक्टिम है और इसको कोर्ट के पास जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स को लेकर। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, वो है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को छोड़ देता है, उसको जो साथ निभाने के जो वादे हुए थे उन वादों से फिर जाना, उनसे पीछे हट जाना और कहना कि अब तुम अपनी ज़िंदगी खुद बिताओ। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजर्शन। ये हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू एंसेंट लॉ में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर डिजर्शन की डेफिनेशन दी गई है। अब वो डेफिनेशन क्या है? उस डेफिनेशन में 4 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। अगर वो पार्ट किसी एग्रीड पर्सन पर लागू होते हैं, अगर वो 4 पॉइंट अगर किसी एक व्यक्ति पर लागू होते हैं तो उसको हम डिजर्टेड पर्सन कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो ही इज़ ए विक्टिम एंड ही मे सो फाइल अंडर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और एज़ पर जिस तरह का भी जो भी उसका रिलीजन है, जिस एक्ट में भी वो रेमेडी चाहता है, उसके हिसाब से वो कोर्ट जा सकता है और अपने लिए रेमेडी और रिलीफ मांग सकता है। दैट इज़ दी, उसमें सबसे पहले चीज़ है कि विड्रावल आप कर रहे हो जिस पर्सन से भी को, वो विदाउट रीज़नेबल कॉज होना है। आपके पास दूर होने का कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़नेबल कॉज नहीं है आपके पास, आपके मन में आया आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। आपके मन में आज शादी करने का, आपने शादी कर ली, दूसरे दिन आपको छोड़ने का मन हुआ, आपने छोड़ दिया, इस तरह से नहीं होता है। क्योंकि शादी भी एक तरह का हमारे यहाँ पर हर मज़हब में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और एक इम्पोर्टेंट वैल्यू रखती है। शादी कोई खेल नहीं है, इसीलिए लॉ ने इसका प्रोटेक्ट करने की इसकी ज़िम्मेदारी है, स्टेट की एंड पार्लियामेंट की इसकी प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, इसकी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। तो अगर आप विदाउट एनी रीज़नेबल कॉज के सेपरेट होते हो, किसी को विड्रावल फ्रॉम द सोसाइटी करते हो, तो वो एक फ़र्स्ट कॉज बनेगा आपका। दूसरी है कि जो अदर पार्टी है उसकी विदाउट द कंसेंट आप कर रहे हो। कंसेंट से अगर लोग एक दूसरे से जुदा होते हैं, रिसेंटली हम बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे आमिर खान एंड किरण का, जो दोनों ने विद कंसेंट किया और दोनों लोग अलग हो गए।
तो उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर किसी एक की कंसेंट ना हो, दूसरा ज़बरदस्ती भाग रहा हो अपने ऑब्लिगेशन से, जो मैट्रिमोनियल जो ऑब्लिगेशंस होती हैं पर्सन के, उनसे भागता है वो, देन ये रेमेडी हमारे पास आती है। और अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट या इन एक्ट्स के अंदर, स्टैट्यूट के अंदर हम उस पर्सन के ख़िलाफ़ जा सकते हैं जो कि हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है। ठीक। तीसरी बात ये है कि उसकी विश, जो पर्सन एग्रीड पर्सन है, विक्टिम पर्सन है, उसकी अगेंस्ट हिज और हर विश के ख़िलाफ़ आप जा रहे हो। वो नहीं चाहता आपसे दूर होना, लेकिन आप ज़बरदस्ती होना चाहते हो। और आज प्रेजेंट दौर में हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिली टूट जाती है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी पर्सन के पास ये नॉलेज है तो वो केस कर सकता है और वो अपना रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए अप्लाई कर सकता है कि उसके विश के ख़िलाफ़ आप जा रहे हो। एंड विलफुल नेग्लिजेंस, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी बिना पर हमने एक काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन डिसीजन की एक अलग से काइंड बना दी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोर्ट आपके ख़िलाफ़ डिग्री भी पास कर दे, कोर्ट आपको मजबूर भी कर दे, जैसे कि हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, कोर्ट आपको ऐसे ही आसानी से छोड़ती नहीं है। अगर आपके पास इस तरह की कोई कॉज नहीं है, आप अगेंस्ट हिज विश एंड कंसेंट का आप कर रहे हो, तो कोर्ट आपको मजबूर करेगी कि आप उनके साथ रहें जब उनमें कोई कमी ही नहीं है। तो कोर्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये होता है कि कोर्ट चाहती है कि आपके जो रिलेशन है वो बने रहें, टूटे ना। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए हेल्पफुल बने, ना कि उसको दुख पहुंचाए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप कोर्टम, तो आपको नेग्लिजेंस उस वक्त बहुत ज़्यादा काम करता है कि आप साथ में तो रहते हो, लेकिन पूरी तरह से आप किसी दूसरे पर्सन को इग्नोर करते हो। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आइए हम इसी के आगे कड़ी को एक्चुअल में देखते हैं कि इसके कितने काइंड्स हैं। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। एक होता है एक्चुअल डिसीजन, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिसीजन एंड तीसरा होता है विलफुल नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट आदमी जब करता है तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है। अब देखते हैं हम लोग के एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल जो डिसीजन होता है उसमें क्या होता है। एक्चुअल डिसीजन में जब हम बात करते हैं एक्चुअल डिसीजन की, तो उसका मतलब ये होता है कि आप दोनों चीज़ों से, सेपरेशन भी आप कर रहे हो एंड मैट्रिमोनियल जो आपकी ऑब्लिगेशंस पड़ती हैं उनसे भी आप दूर हट रहे हो। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे भी आप भाग रहे हो। उसके अलावा आप जो प्लेस जहां पर आप लोग रहते हो, जो रेजिडेंस आपका, उसको भी आप छोड़ देते हो। तो उसमें कुछ की पॉइंट्स है। सबसे पहला है कि सेपरेशन, आप उससे दूरी इख्तियार कर लेते हो। दूसरा ये है कि दूरी इख्तियार करने का, दूर होने का, सेपरेशन होने का, आप उसको यूं ही नहीं करते हो, बल्कि आपका इंटेंशन होता है। आप जानबूझकर ऐसा करते हो। आप किसी मिस्टेक की वजह से नहीं करते हो, बल्कि जानबूझकर आप इरादतन आप चाहते हो कि मैं इनसे दूर रहना चाहता हूँ और या चाहती हूँ, तो आप इंटेंशन के साथ वो करते हो। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद विदाउट द रीज़नेबल कॉज आप करते हो, विदाउट द कंसेंट आप करते हो एंड अगेंस्ट विश ऑफ अदर पर्सन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है, एक्चुअल जो डिसीजन होता है उसकी जो पीरियड ऑफ होता है वो 2 साल का होता है। तब जाकर वो एक्चुअल डिसीजन माना जाता है कि हाँ, इन्होंने जो कुछ किया था वो इंटेंशनली सेपरेशन किया था फ्रॉम द कंजुगल राइट्स, विड्रावल फ्रॉम द सोसाइटी किया, और उसके अलावा सेपरेशन भी इन्होंने किया। इन्होंने कोई नेग्लिजेंस की बुनियाद पर नहीं किया और नहीं कि, बल्कि इन्होंने इंटेंशनली जानबूझकर नॉविंगली ये हरकत की है। ठीक। उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ द कंजुगल कंस्ट्रक्टिव डिसीजन। कंस्ट्रक्टिव डिसीजन का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह पर रहते हो उस प्लेस को नहीं छोड़ते हो। नॉट विड्रावल फ्रॉम द प्लेस बट विड्रावल फ्रॉम द मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस, या मैट्रिमोनियल जो रिलेशनशिप आपकी जो ऑब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे आप भागते हो। इसका मतलब है कि नॉट विड्रावल फ्रॉम द प्लेस बट विड्रावल फ्रॉम द थिंग्स, जो जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं उनसे आप भागते हो। यही चीज़
सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे 2002 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें यही चीज़ कही गई थी कि कंस्ट्रक्टिव डिजेशन जो इस केस के ज़रिए से एक नई डिफ़ाइन किया गया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंस्ट्रक्टिव डिजेशन का मतलब ये होता है कि आदमी उस प्लेस को नहीं छोड़ता है, बल्कि जो ऑब्लिगेशंस, जो मैट्रिमोनियल, जो कोहबिटेशन की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिस पर्पज़ के लिए मैरिज का कॉन्सेप्ट लिया गया और मैरिजेज़ होती हैं, और एक मियाँ बीवी के बीच में जो बहुत सारे रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन से, उन जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करता है एक पर्सन, दैट इज़ द कंस्ट्रक्टिव डिजेशन कहलाता है। ठीक। एंड तीसरा और इम्पोर्टेंट जो न्यू डायमेंशन आता है वो है विलफुल नेगलेक्ट। यहाँ पर आकर कोर्ट को डिक्री तो पास कर देता है, लेकिन यहाँ पर आकर वो पूरी तरह से फेलियर नज़र आता है। वजह क्या है कि ये डिपेंड करता है इंसान के या ह्यूमन के कंडक्ट पर। वो पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करता है, नेग्लिजेंस का सहारा लेता है। वहाँ पर वो सेपरेशन नहीं करेगा, वो ज़ाहिरी तौर से पूरी दुनिया को या कोर्ट को या दूसरे लोगों को या फैमिली मेम्बर्स को दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं किसी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन बाकी नहीं रहता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इतनी आसानी से कह भी नहीं सकते कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है, इसको हम डिटरमाइन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आकर जस्टिस सुब्बा राव का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उन्होंने कहा है कि इट इज़ ए न्यू डायमेंशन ऑफ द डिजेशन, और जिसकी बेसिस पर हम डिजेशन की जो डेफिनेशन जो ओल्ड थी उसको हम चेंज कर सकते हैं, और जिसकी बुनियाद पर यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा परेशानियाँ लागू होती हैं, जिनकी वजह से पूरे ख़ानदान, पूरी फैमिलीज़ बर्बाद हो जाती हैं। कि आदमी साथ में रहता है, सब चीज़ें करता है, देखने में पूरी दुनिया का ऐसा लगता है कि साथ में रह रहे हैं, खुश हैं, परिवार के साथ रह रहा है, लेकिन एक्चुअल में अंदर से वो लोग खोखले होते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। ये एक चीज़ है जिसकी बुनियाद पर सबसे ज़्यादा केसेस बनते हैं, जिसकी बुनियाद पर सबसे ज़्यादा फैमिलीज टूटती हैं। तो ये एक है कि इट डिपेंड्स ऑन द कंडक्ट ऑफ द सपोजेस मैरिज, जो भी दोनों ख़ानदान के जो भी हस्बैंड है या बीवी है, एंड चेंजिंग ऑफ बिहेवियर, इसको हम कह सकते हैं कि आदमी का बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। वो इस तरह से बिहेवियर को चेंज कर देता है कि कोई भी सपोज उसको कह भी नहीं सकता कि भाई तुम ऐसे बन गए हो, और वो रह भी सकता है। उन दोनों का पर्सनल डिस्प्यूट घर ही घर में रहता है, और धीमे की तरह एक पूरी फैमिली बर्बाद होने लग जाती है। ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आसान तरीके से हमने इसको समझाने की कोशिश की। आप इसको बताइए कि आपको कैसा लेसन लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि हम इस तरह के लेसन को और अच्छे से इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।